Welcome to my YouTube channel Study with me. Today topic is round robin algorithm, criteria, time quantum, mode preemptive. टाइम क्वांटम का मतलब हो गया एक लिमिटेड टाइम पीरियड किसी सीपीयू को दिया जाएगा एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। प्रीएम्प्टिव का मतलब भी एक तरह से वही होता है। तो हम इसको समझेंगे किसी एग्जांपल की तरफ से। इफ सीपीयू शेड्यूलिंग पॉलिसी इज राउंड रॉबिन विद टाइम क्वांटम 2 यूनिट्स, कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ये हमें एक चार्ट दे दिया गया है, 5 प्रोसेस हैं जिनमें हमें अराइवल टाइम और ब्रश टाइमिंग दे दिया गया है। तो टाइम क्वांटम हमारे पास कितना है, 2 यूनिट्स टाइम क्वांटम हमें दे दिया गया है। मतलब एक सीपीयू को सिर्फ 2 यूनिट ही टाइम मिलेगा किसी एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। अब हम समझेंगे राउंड रॉबिन की एल्गोरिथम को कैसे करते हैं। इसके सबसे पहले हम बनाएंगे एक रेडी क्यू, फिर बनेगा हमारा जैंट चार्ट, हम रेडी क्यू की बात करें तो जीरो पे कौन सी प्रोसेस पहले अराइव्ड हुई, तो P1 प्रोसेस जो थी सबसे पहले रेडी क्यू में अराइव्ड हुई। तो वो प्रोसेस CPU के पास चली गई प्रोसेस होने के लिए, तो वो हमारी प्रोसेस जैंट चार्ट में भी आ गई। ठीक है। अब P1 का बर्स्ट टाइमिंग कितना था, 5 यूनिट टाइमिंग, बट टाइम क्वांटम कितना दे रखा है, 2 यूनिट। तो CPU कब तक चलेगा, सिर्फ 2 यूनिट तक। तो P1 भी कब तक चलेगी, 2 तक ही चलेगी। टोटल कितनी चलेगी, 2 यूनिट तक ही चलेगी। ठीक है। 5 यूनिट में से सिर्फ वो 2 यूनिट ही चलेगी, तो बचेगी कितनी, 3। 5 में से कितनी बचेगी, 3 यूनिट बचेगी, क्योंकि 2 यूनिट तो लिमिटेड दे रखा है एक सीपीयू किसी एक प्रोसेस को प्रोसेस करने के लिए। तो 2 यूनिट तो चल चुका, तो बची कितनी, 5 में से 2 माइनस कर देंगे, 3। अब इस 2 यूनिट पर हम देखेंगे कि और कौन कौन सी प्रोसेस जो थी रेडी क्यू में एंटर्ड हुई। तो P2 और P3 प्रोसेस जो थी रेडी क्यू में एंटर्ड हुई, क्योंकि उनका अराइवल टाइम कम था बाकी प्रोसेस से, P2 और P3। तो P1 तो रेडी क्यू से डिलीट हो गई, यहाँ आ गई थी प्रोसेस में CPU में प्रोसेस होने के लिए, बट वो अभी पूरी कंप्लीट प्रोसेस नहीं हुई, अभी इसकी 3 यूनिट टाइम और चाहिए कंप्लीट होने के लिए। तो ये अब प्रोसेस यहाँ से निकल के फिर से रेडी क्यू में आ जाएगी। ठीक है। अब हम देखेंगे कि रेडी क्यू में P1 के बाद नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी थी। नेक्स्ट प्रोसेस थी हमारी P2 को हमने जैंट चार्ट में लिखा। ठीक है। अब हम उसका ब्रश टाइमिंग देखेंगे कितना था, 3 यूनिट टाइमिंग। चलना कितना है, टाइम लिमिट कितनी दे रखी है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट्स चलेगा वो, 3 में से 2 यहाँ आ जाएगा, वो 2 उसका ये और 2 पहले की ये 4। 2 यूनिट तो उसका अपनी हो गई, पर जो पहले भी तो एंटर्ड हो चुकी थी ना, तो 2 यूनिट तो उसके इंतजार करा, 2 यूनिट अपना हो गया उसका, 2 यूनिट ये, जब इनको ऐड करा तो ये 4 हो गया। तो अब उसके कितने बचे, 1 यूनिट बची उसकी। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 4 पे कौन कौन सी प्रोसेस रेडी क्यू में अराइव्ड हुई। तो P4 और P5 जो थी प्रोसेस अराइव्ड हो गई थी रेडी क्यू में। P2 तो आ गई थी रेडी क्यू से निकल के प्रोसेस होने के लिए। ठीक है। ये हमको कैंसिल कर दिया, बट P2 अभी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि अभी इसमें भी कितने बजा रखा है, 1 यूनिट टाइम और उसको चाहिए कंप्लीट होने के लिए, तो फिर वापस से रेडी क्यू में चली गई। अब देखेंगे हम रेडी क्यू में P2 के बाद क्या थी, P3 प्रोसेस। P3 का ब्रश टाइमिंग कितना था, 1, और टाइम लिमिट कितनी थी, 2। तो उसको तो कम टाइम लग रहा है, तो इसको ये हो गई हमारी 5, क्यों, 1 उसका और ये 4 पे पहले एंटर हो चुकी थी, 4 + 1 5। ठीक है। अब ये वाली P3 प्रोसेस जो थी ये हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है।
इसका टाइम जो उसका टाइम लिमिटेड थी 2 यूनिट, पर उसका टाइम एरा बस टाइमिंग कितना था 1, ये 2 से कम है, तो इसलिए ये जो है कंप्लीट हो चुकी। अब रेडी क्यू में P3 के बाद कौन सी थी, P1, तो P1 को यहाँ लिख दिया हमने यहाँ चार्ट में। अब हम देखेंगे P1 का कितना ब्रश टाइमिंग रह गया था। 2 यूनिट तो पहले लग गई थी, फिर कितना रह गया था 3, अब 2 यूनिट और लग जाएगा, कितना बचेगा उसका 1 यूनिट रह जाएगा। 5 में उसका 2 यूनिट टाइम और ये ऐड कर दो तो 7 हो गया। अब ये 7 यूनिट टाइम और लगेगा उसे, ठीक है। P1 जो है फिर से रेडी क्यू में चली जाएगी, तो P1 कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ रेडी क्यू से। तो P1 के बाद क्या था P4 क्या आ गई, फिर यहाँ चार्ट में आ गई। अब P4 का कितना था ब्रश टाइमिंग 2 यूनिट, तो उसमें 2 यूनिट और लगेंगे। कितना टाइम क्वांटम दे रखा है 2 यूनिट, 7 + 2 9, तो P4 भी क्या है कंप्लीट हो गई। P4 प्रोसेस भी जो है CPU के अंदर कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब P4 रेडी क्यू के बाद क्या था, P4 के बाद P5, तो P5 आ गई। P5 का ब्रश टाइमिंग कितना है 3 यूनिट, और टोटल कितना दे रखा है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट लगेगा उसको, तो 9 + 2 11, तो उसका कितना रह जाएगा ब्रश टाइमिंग 1 यूनिट, ठीक है। तो P5 यहाँ फिर क्या हो गई, P5 जो है रेडी क्यू में चली गई। अब P5 के बाद क्या था P2 का कितना रह गया था ब्रश टाइमिंग 1, और थी कितना लिमिटेड टाइम 2, तो 11 + 1 12, तो P2 भी हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, P2 भी हमारी कंप्लीट हो गई, रेडी क्यू से कैंसिल आउट रही। फिर आएगी P1 का कितना था रिमेनिंग ब्रश टाइमिंग 1, लिमिटेड कितना था 2, तो P1 में क्या हो जाएगा 12 + 1 13, तो P1 भी हमारी कंप्लीट हो गई। फिर क्या रह गया था P5, तो P5 आ जाएगा रेडी क्यू से निकल के यार्ड्स में, तो P5 का कितना रह गया था 1, ये भी कंप्लीट, ठीक है। इस तरह से हमारा जैंट चार्ट बनेगा राउंड रोबिन में। पहले हम इसमें रेडी क्यू बनेगा, फिर हम उसमें अराइवल टाइम में देखेंगे 0 पे कौन सी पहले रेडी क्यू में गई, फिर उसके बाद कौन सी CPU में एंटर करी प्रोसेस होने के लिए, कितना लिमिटेड टाइम यूनिट दिया हुआ था वो लिखेंगे, उसको लगेगा उसका जो ब्रश टाइमिंग है उसमें से माइनस करके, जैसे कि 2 यूनिट था, 2 यूनिट यहाँ लग गया, टोटल कितना था 5 उसका ब्रश टाइमिंग यूनिट, जो 2 यूनिट यहाँ लग गया तो मैं 2 माइनस कर दिया 5 में से, तो कितना लग गया 3 यूनिट टाइमिंग। फिर ऐसे ही सेकंड फिर P2 पे क्या देखा हमने कि कौन कौन सी प्रोसेस अराइव्ड हुई उस टाइम पे, तो P2 और P3 रेडी क्यू में एंटर हो चुकी थी, P2 और P3। फिर क्या था P1 का टोटल अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो P1 फिर से रेडी क्यू में चली गई। उसके बाद P1 के बाद क्या थी P2, फिर P2 को लिखा, P2 का ब्रश टाइमिंग कितना था 3, पर लिमिटेड टाइम क्वांटम कितना था 2 यूनिट, तो 2 को यहाँ लिखा 2, अब प्लस का 2 जो पहले एंटर हो चुकी थी CPU में, तो 2 + 2 4 हो गया, ठीक है। कितना बचा उसमें से फिर 1, इस हिसाब से ये हमारा जैंट चार्ट बना। अब हम देखेंगे कंप्लीशन टाइम कैसे निकालेंगे। कंप्लीशन टाइम कि P1 प्रोसेस कब कंप्लीट हुई, P1 प्रोसेस हमारी कब कंप्लीट हुई, P1 कितनी बार आया जंक्शन में 1 2 3, तो लास्ट में जब वो हुई, जब वो पूरी कंप्लीट प्रोसेस हुई, तो उसका हम कंप्लीशन टाइम लिखेंगे 13। फिर P2 का देखेंगे, P2 कब कंप्लीट हुई 12 पे। P3 P3 हमारी 5 पे कंप्लीट हो गई थी। P4 हमारी कंप्लीट हुई 9 पे, और P5 हमारी कंप्लीट हुई 14 पे।
हम निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। और वेटिंग टाइम का फॉर्मूला है हमारे पास टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। हम निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। 13 माइनस 0 13, 12 माइनस 1 11, 5 माइनस 2 3, 9 माइनस 3 6, 14 माइनस 4 10। हम निकालेंगे वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या है, टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइमिंग, टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइमिंग। टर्न अराउंड टाइम कितना 13, ब्रश टाइमिंग जो हमें पहले दिया हुआ था स्टार्टिंग में 5, 13 माइनस 5 8, 11 माइनस 3 8, 3 माइनस 1 2, 6 माइनस 2 4, 10 माइनस 3 7। अब हम निकालेंगे रेस्पॉन्स टाइम। अब यहाँ पर रेस्पॉन्स टाइम हम कैसे निकालेंगे, रेस्पॉन्स टाइम निकलता है कि सीपीयू में उसको कब रेस्पॉन्स मिला माइनस उसका अराइवल टाइम। ठीक है, रेस्पॉन्स टाइम कैसे निकलता है, सीपीयू में अराइव टाइम, रेस्पॉन्स कब मिला उसे अराइवल टाइम, या सीपीयू में रेस्पॉन्स टाइम, सीपीयू में उसे रेस्पॉन्स कब मिला माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, सीपीयू पे से रेस्पॉन्स कब मिला था P1 को 0 पे, माइनस का अराइवल टाइम 0, तो 0 माइनस 0 0। P2 को अराइवल टाइम कब अराइव्ड हुई थी वो सीपीयू में 2 पे, माइनस अराइवल टाइम क्या था 1, 2 माइनस 1 1। P3 कब सी P3 कब एंटर्ड हुई 4 पे, अराइवल टाइम 2 था तो 4 माइनस 2 2। P4 पे 7 माइनस 3 4। P5 कब एंटर्ड हुई थी 9 पे। अब इनका एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल लेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे 13 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 अपॉन में नंबर ऑफ प्रोसेस 5। ठीक है, और ऐसी एवरेज वेटिंग टाइम निकल जाएगा। इन सबको ऐड कर देंगे 8 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेस 5। इनको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस हिसाब से हमारी राउंड रॉबिन एल्गोरिथम को सॉल्व करा जाता है कि उसमें टाइम लिमिटेड दिया जाता है 2 यूनिट, फिर उसको हम रेडी क्यू और रेडी क्यू की हेल्प से उसे जांच टाल में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।